नमस्ते बच्चों। देखो आज अपन 11th केमिस्ट्री बांसवाड़ा वाले पेपर का अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को सॉल्यूशन कर रहे थे केमिस्ट्री वाले का। तो उसमें मैंने सेक्शन बी तक बता दिया था और मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करवाने जाऊँगा जो अपन ने क्लास में पढ़ लिया, और जो नहीं पढ़ा ना, एक आध क्वेश्चन ऐसे आ गए थे, उनको अपन क्लास के बाद जैसे ही छुट्टियाँ खत्म होगी कंप्लीट करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले पार्ट में अपने सॉल्व हो जाएंगे। मैंने वहाँ पर भी सॉल्व कर दिया था। अब यहाँ पर देखो 24वां नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहला उसमें है निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्वेश्चन नंबर 24 था ये, और उसमें फर्स्ट जो पार्ट है सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने सब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता था 1s2। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपन को। 1s2, 2s2, 1s खत्म, 2s चालू, तो 2s के बाद 2p, और 2p में कितना भरना, 2 2 4, 2p2। बहुत आसान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है जी। 1s2, 2s2, इसमें 40 नंबर पे। सिलिकॉन कितने पे आता है, 14 नंबर पे आता है। एक ही ग्रुप के तत्व है ये, तो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा इनका, है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 हो गया यहाँ तक, और क्या होगा 3p2। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होगा। कार्बन का हो गया 1s2, 2s2, 2p2, और सिलिकॉन का हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोगों को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था इसी के अंदर 24वें के अंदर, ये 1 नंबर का क्वेश्चन जा 1 नंबर था ये। जो 1 नंबर दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा होगा तो आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। अगला है उन तत्वों की परमाणु संख्या बताइए जिनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाता है। देखो यहाँ पर 3s1 दिया है कि इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी होगी। अब इसमें 3s1 दिया है, तो देखो 3s1 आप लोग लिखते जाओ, जहां पर 3s1 आए वहां रुक जाना, इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लेना। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। और आप लोगों को मैंने बताया भी था फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप वाले तत्व के अंदर हलीना की रब से फरियाद। तो इसमें ग्रुप अपन ने स्टार्ट किया था KLM, ये स्टार्ट भी हो गया था तुम्हारा 3s1। तो इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 6 10 और 11, और 11 नंबर पे कौन आता है, सोडियम। तो इसने क्या पूछा, उन तत्वों की परमाणु संख्या बताइए। तो परमाणु संख्या कितनी हो गई उसकी, 11। कितनी हो गई, 11 हो गई। और क्या पूछ रहा है, उसका नाम भी लिख दो। 11 नंबर पे कौन आता है, सोडियम। तो परमाणु संख्या ही बतानी थी ऐसे आप लोगों को, कितनी है 11। 11 नंबर पे आता है उस तत्व, और उस तत्व का नाम क्या है, सोडियम। तो आराम से लिख सकते थे आप, 11 नंबर पे कौन आता है तुम्हारा, सोडियम आता है। अगला है वैसे 2p3, तो इसमें भी लिखते चलो, कहीं ना कहीं तो आएगा 1s2, 2s2, आ गया 2p3, 3 2 5 और 2 7, 7 नंबर पे आएगा कौन, आएगा नाइट्रोजन। तो इस तरह से अपन को लिखना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जी, निम्नलिखित विन्यास वाले परमाणुओं के नाम बताओ। देखो हीलियम अक्रिय गैस होती है, 2 नंबर पे आती है। नियोन 10 नंबर पे आती है। तो 10 तो 2 तो इसमें हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन और रहा, तो 2 और 1 3, 3 इलेक्ट्रॉन पे कौन आता है, लिथियम। तो उस परमाणु का नाम लिथियम है साहब। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। वैसे यहाँ पर 10 है, 10 और 2 12 और 3 15। सब लोगों को पता है ये तो, पासपोर्ट बहुत आसान पेपर आया था, पासपोर्ट P 15वें नंबर पे आता है। तो निम्नलिखित विन्यास वाले परमाणु के नाम भी अपन ने बता दिए। ये तुम्हारा 24वां क्वेश्चन था 3 नंबर का, ये भी एक नंबर का था। इससे पहले वाला भी 1 नंबर का था। देखो कितना आसान पेपर था ये। धातु तथा अधातु में अंतर लिखो। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, धातु और अधातु में भी। एक तरफ अगर अपन धातु लिख दें और एक तरफ अधातु लिख दें, और कितने अंतर पूछे, मात्र 2 अंतर पूछे हैं शायद। धातुओं तथा अधातुओं में 2 अंतर लिखो। तो आप लोगों ने लिखा भी है सबसे पहले कि धातु कठोर होती है, धातु कठोर होती है। अपवाद पारा को छोड़कर, तो अपन लिख सकते हैं, या सोडियम को छोड़कर, सॉरी सोडियम को छोड़कर। जो सोडियम होती है धातु होती पर वो मुलायम होता है ना, चाकू से कट जाता है। इधर भी लिख दो, ये क्या होती है, तो इसमें लिख दो मुलायम, लिख सकते हो आप, मुलायम होती है। पर यहाँ पर भी अपवाद आ गया, हीरा, हीरा को छोड़कर।
दो पूछा आप लोग ज़्यादा लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ज़्यादा आते हैं तो एक हो गया। दूसरा आप लोगों ने लिखा भी था, धातु विद्युत तथा उष्मा, विद्युत तथा उष्मा धातु विद्युत तथा उष्मा का प्रवाह आसानी से कर लेती है, आसानी से कर लेती है, अर्थात धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है, विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। इधर लिख सकते थे अधातुएं, अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती है, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट इसमें विद्युत का कंडक्टिविटी कर देता है भाई। अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। अपन नॉर्मली ले रहे हैं सुचालक, सॉरी कुचालक, 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 सुचालक नहीं, कुचालक। कुचालक होती है। और लिखना चाहते हो तो लिख लो। देखो इधर धातु लिख रहे थे अपन, इधर है धातु। आपको पता जितने भी धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो अपन बोल सकते थे धातुएं विद्युत धनी प्रवृत्ति रखती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती है। और इसमें लिख दो अधातुएं विद्युत ऋणी प्रवृत्ति रखती है। और लिख सकते हो आप लोग धातुएं तन्य तथा आघात वर्धन, डक्टाइल एंड मेलेबल होती है। और ये भंगुर प्रकृति की होती है, मतलब टूट जाती है, भंगुर प्रकृति की होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, इतनी काफी आप लोगों के लिए, और मैंने लिखवा रखा है ऐसे, तो उसमें से आप लोग देख सकते थे। ठीक है, तो ये धातु और अधातु में अंतर थे, दो लिखने थे, कोई भी दो अंतर आपको, इनके अलावा भी काफी सारे अंतर, कोई से भी दो लिख सकते थे। इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन है 25वें नंबर का, आवर्त सारणी में 25वें नंबर का सेकंड क्वेश्चन था। ये 2 नंबर का पूछा गया था भाई, है ना। कितने नंबर का? 2 नंबर का। कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी, अब आयनन एंथैल्पी होती क्या? आयनन ऊर्जा, आईपी, यही तो होता है आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसमें अपन क्या लिख रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि आवर्त सारणी में आईपी का मान बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? बढ़ता था। तो इसने पूछा आयनन एंथैल्पी क्या, तो अपन बोलेंगे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्या होता है? आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो क्या परिवर्तन होता है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है क्योंकि परमाणु आकार छोटा होता है, जिससे क्या बढ़ेगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप लोग लिख सकते थे यहाँ पर कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। ये तो जानते होंगे कि आईपी क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, अगर नहीं जानते हो आप लोग तो। आईपी का मतलब क्या होता है कि किसी भी परमाणु का आइसोलेटेड गैसियस एटम, विलगित गैस, ये परमाणु मैंने बोला भी था, मान लो ये कोई परमाणु है, इसका ये बाह्यतम कोश है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सबसे पहले गैसीय अवस्था के अंदर, इसकी जो गैसीय अवस्था, उसमें से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, जो ऊर्जा दी जाती है उसको आयनन एंथैल्पी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? आयनन एंथैल्पी। और अपन ने बताया था कि बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? तो अपन ने बोला था कि साइज छोटी होती जाती है, और जब साइज छोटी होगी तो नाभिक और बाहर का इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएगा, जिससे नाभिक की आकर्षण बल बढ़ जाएगा। जबकि ऊपर से नीचे आने पर अपन ने बोला था आईपी का मान कम होता था। आईपी का मान कम क्यों होता था? तो अपन ने बोला था परमाणु आकार बढ़ता है। और परमाणु आकार क्यों बढ़ता था? तो अपन ने बोला था सेल बदलता है, कोष बदलता है। जैसे यहाँ पर 2, 3, 4 K11, ठीक है। जबकि बाएं से दाएं जाने पर कोष नहीं बदलता, कोष तो वही रहता है, बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। अब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो अपन ने बोला था जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे ये मान बढ़ता जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये तो हो गया। 26वां क्वेश्चन क्या था? अब 26वां क्वेश्चन देखो, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2 क्वेश्चन है अथवा करके। तो एक क्वेश्चन था इसमें, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो अपन ने भी पढ़ा नहीं है ये, मैं यहाँ पर आप लोगों को अगर समझाऊंगा भी तो भी आप लोगों के समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट। तो सबसे पहले अपन उस चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 है रेडॉक्स रिएक्शंस, वहाँ पर फिर अपन समझेंगे। पर इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो अपन ने पढ़ लिया। इसने बोला है कि आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर, MOT के आधार पर, ये अच्छे से पढ़ा था अपन ने, MOT के आधार पर बताइए कि Be2 अणु, बेरिलियम अणु का अस्तित्व नहीं होता, का अस्तित्व नहीं होता। तो ये अपन ने बताया था, कैसे बताया था? इसका एमो डायग्राम बनाओ, नहीं होता है। तो देखो इसको समझ लेते हैं अपन। ये देखो बेटा, इसको समझते हैं, आराम से समझ में आएगा। मैंने बताया था बेरिलियम, अब इसने बोला बेरिलियम, तो बेरिलियम और ये बेरिलियम, इसका एमो डायग्राम बना दो आराम से। इस तरह से एमो डायग्राम बनाना था अपन को, और उस एमो डायग्राम से क्लियर करना था। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2, ठीक है। तो ये 1s हो गया, यहाँ पे ये 1s हो गया, ये तो AO हो गए, दोनों के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या हो गया? MO। यहाँ पर ऊर्जा बना देते थे अपन, ये ऊर्जा हो गई साहब। फिर यहाँ पर दूसरा 2s बनाओ, इनके नाम भी आपको लोग मैंने लिखना सिखा दिया था, है ना। ये 2s, तो 1s2 2s2, दो इलेक्ट्रॉन भर दो इधर, ये लो इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने। अब देखो इधर, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन, ये भर गए इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या था? सिग्मा बॉन्डिंग, और इसका क्या था? सिग्मा स्टार। इसको 1s दे दो, इसको भी 1s दे दो। ये क्या था? सिग्मा 2s, और ये क्या था? सिग्मा स्टार 2s। अब अपन ने बोला था बंद क्रम निकालते थे, सबसे पहले क्या निकालते थे? बंद क्रम। और बंद क्रम का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? NB माइनस NA/2। और मैंने बता ही दिया था NB क्या होता है कि बंदी अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर अगर आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो नीचे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, तो 4 माइनस ऊपर कितने? प्रतिबंधी Na कितने? प्रतिबंधी अणु कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने? 1 2 3 4, 4 माइनस 4 करोगे तो 0 आएगा, और इसका बंद क्रम कितना आ गया? 0। और मैंने बताया था जिन अणुओं का बंद क्रम का मान 0 होता है उनका अस्तित्व नहीं होता। तो आप लोग लिख सकते हो MOT के आधार पर,
बेरिलियम अणु का Be2 अणु का बंध क्रम शून्य आता है, अतः यह अणु नहीं बनेगा, अतः यह अणु नहीं बनेगा, अर्थात Be2 अणु का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात Be2 अणु का अस्तित्व नहीं होता। यह आप लोगों को करके बताना था। तो इतना आंसर अपन को लिखना था इसमें MOT के आधार पर, जिससे अपन को 2 नंबर आसानी से मिल जाता। बंद क्रम बता दिया, ही चुंबकीय प्रकृति बताओ चाहे मत बताओ, कोई मतलब नहीं था इसमें। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन जो था अपना इसी के अंदर 26वें का, ये तो फर्स्ट था, और इसका सेकंड क्वेश्चन क्या था देखो इधर। इसने बोला है NH3 तथा NF3 दोनों अणु दे दिए, NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। डाइपोल मूवमेंट पूछा, और ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को शायद कॉपी में करवा रखा अच्छे से और बताया भी होगा। डाइपोल मूवमेंट क्या होता था, म्यू बराबर अपन ने E/D के हिसाब से, या शायद उसमें कुछ अलग वर्ड लिखवाया था मैंने। तो मैंने बताया था कि जो अमोनिया अणु है NH3, इसके का जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसको अपन ने इस तरह से समझाया था कि दोनों के पास लोन पेयर होता है एक एक, और दोनों के दोनों पायरामिडल शेप में पाए जाएंगे। तो इसको अपन ने इस तरह से बनाया था, ये तुम्हारा NH3 हो गया और ये NF3 हो गया। तो अपन ने विद्युत ऋणता देखी थी किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, और इसका वेक्टर की मैंने बात की थी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, देखो इधर ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो ऊपर की साइड जाता ही जाता है। ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में विद्युत ऋणता का मान किसका ज़्यादा होता है, तो अपन ने बोला था नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। तो ये वेक्टर इधर की साइड जाएंगे, ये लो इधर की साइड। तो ओवरऑल इनका जो वेक्टर था वो एक ही दिशा में, तो परिणामी सदिश इनका जुड़ जाता था, तो उनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान जुड़ जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा होती है, तो अपन ने बोला था फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा होता था। किसका, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा होता था। तो इसमें ये कैंसिल हो जाता है, पूरा कैंसिल तो नहीं होता। तो इसके म्यू का मान और इसके म्यू के मान की अगर अपन बात करें, इसका म्यू का मान होता 4.90 गुणा 10 की घात माइनस 30, 4.90 गुणा 10 की घात माइनस 4.90 गुणा 10 की घात माइनस 30 सेंटीमीटर, और इसका होता था 0.80 गुणा 10 की घात माइनस 30 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि NH3 और NF3 दोनों अणु प्राइमिडीय आकृति के होते थे, परंतु दोनों का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है उनका मान अलग अलग होता था। तो यहाँ पर NH3 और NF3 में डाइपोल मोमेंट का मान किसका ज़्यादा होगा, तो अपन ने बताया NH3 के डाइपोल मोमेंट का मान अधिक होता है। क्यों होता है वो आप लोगों ने देख लिया, और मैंने कॉपी में लिखा भी रखा, तो आप लोग उसमें से क्लियर कर लेना। बस मैंने समझा दिया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अलग अलग होता है, तो एक में तो जुड़ जाता है परिणामी सदिश और एक के अंदर घट जाता है, इसकी वजह से इसका कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस थे अपने 11th क्लास के, सभी लोग इसको देखें और पेपर को सॉल्व करके रखें, और बाकी जो भी बच्चे जिनके पास वीडियो नहीं पहुंचे उनको पहुंचाएं, और मेरे चैनल को जहां तक हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।